से के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है जयंत शारदा। ये हैं 10 दिसंबर 1991 8:14 झालरपट्टन राजस्थान, पता नहीं यही जगह है। आपकी कुंडली में धनु लग्न की कुंडली बनती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, धनु लग्न यानी कि धर्म, और ये धर्म के सदृश व्यक्ति होता है, साक्षात धर्म मूर्ति होता है, धर्म धुरंधर होता है, धर्मनिष्ठ, संध्या उपासन करने वाला, वेद मंत्रों का जप करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, रुचि रखता है दान देने में, सत्कर्म करने में। ये धनु लग्न है। और धनु लग्न मतलब वो सभी प्रकार की स्थितियों में अपने आप को तुरंत ही बदल लेने वाला होता है। बैलेंस बनाने के लिए ये बिल्कुल उजागर होता है, जाहिर होता है, जग जाहिर इसकी स्थिति होती है कि ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तत्पर होते हैं। इनकी कुंडली का जो पंचांग है मार्गशीर्ष माह, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा हुक्म जताने वाला होता है, मजबूत होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा दबंग होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का मन असंतुलन में रहेगा, व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर रहता है, उसको खुद पे भरोसा कम होता है। हेमंत ऋतु प्रेम पूर्वक जीवन बिताने वाला, प्रेम और दया का पात्र होता है और स्वयं दूसरों को समझता भी है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा उग्र है, व्यग्र है, चिंता हमेशा लगा रहे ऐसी बात होती है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा इसमें और भी व्यक्ति को व्यग्र बनाने का काम करते हैं और व्यक्ति के चिंता के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति कई बार साहसिक बहुत ज्यादा होता है, रिस्क लेकर के आगे बढ़ा है और छोटी छोटी शुरुआत से ये अपना जीवन शुरू करना चाहता है। व्यक्ति किसी के भी ऊपर भारित नहीं होना चाहता, राजा के निकट, बड़े लोगों के निकट, राजनीतिक लाभ, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला हो जाता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से धन प्राइवेट सेक्टर से कई बार आता है या व्यक्ति कई बार अपना खुद का काम करते देखा जाता है। ध्रुव योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये स्थिति बहुत अच्छी। व्यक्ति जिस काम पे लगा रहे उस काम पे इसका पूरा फोकस होता है और अटल सत्य बोलने वाला होता है, सत्यभाषी होता है, मृदु बोलने वाला होता है, गलत और गंदा और अभद्र बोलने वाला नहीं होता। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या कई बार देखने को बनती है, पर ये चीजें कई चीजों पे निर्भर करती हैं। ध्रुव योग वैश्य वर्ण और जन्म कुंडली में जो राशि बन रही है वो बन रही है इनकी कुंडली में मकर राशि, जिसपे 7.5 का प्रभाव है। और वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण थोड़ा सा इसको समझते हैं। वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक पूजा पाठ करने वाला है। मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति तामसिक और राजसिक का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों मिला हुआ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का प्रभाव है। व्यक्ति धार्मिक तो है क्योंकि धर्म से और धर्म वाली राशि लग्न में बनी है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि से भी प्रभावित है और दिमाग तो पहले ही अशांत है। इसका मतलब है कि हमें अभी भी अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, अपने अंदर सात्विक गुणों का विकास करना है। सात्विक गुणों का विकास करने का मतलब हमें दूसरों से बहुत ज्यादा मेल नहीं रखना है, हमें अपने आप को जितना ज्यादा हो सके शुद्ध बनाना है, अंतःकरण साफ बनाना है। ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, मोह किसी भी चीज का ना हो, चाहे भारी से भारी वस्तु भी गुम हो जाए फिर भी शांत बने हैं और हमेशा ही परमात्मा को याद करता रहा, कुछ ऐसा बन जाए। व्यक्ति अपने धर्म के प्रति हमेशा ही निकट जाने का प्रयास करता है, यह सात्विक है। सात्विक का मतलब है अपना धर्म और अपना कर्म, ये दोनों धर्म और कर्म दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब कर्म भी हो रहा है तो धर्म से जुड़ करके हो रहा है, ये सात्विक है। ये समझने की बात है। मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें धर्म की स्थिति कितनी बनी हुई है। अगर उसमें धर्म पीछे चल रहा है और कर्म आगे चल रहा है, धर्म बहुत ज्यादा पीछे चला गया है और कर्म बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है, तो इसे राजसिक या तामसिक कहा जा सकता है। लेकिन सात्विक का मतलब है व्यक्ति शुद्ध है, व्यक्ति परमात्मा के पीछे भागने वाला है और बहुत ज्यादा हिंसक नहीं है। क्लियर है? वो अपने आप में चिंतन करने वाला है, मनस्वी है, एकाग्र है, उसका मन भटकाव से मुक्त है, ऐसा बनने वाला। और अगर लाभ हो तो भी कोई बात नहीं है, हानि हो तो भी कोई बात नहीं है, प्रत्येक स्थिति में अपने आप को एक जैसा बनाने वाला होना चाहिए। ये आपको अपने अंदर विकसित करने की स्थिति है। और धर्म का पाठ करने वाला धर्मज्ञ हो, धर्म धुरंधर हो, धर्म का प्रणेता हो, धर्म के लिए जो है वो हमेशा आगे रहने वाला हो, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में ये पंचांग था।
धनु राशि जो मूलतया लग्न बनता है, धनु लग्न अगर लग्न में बन जाए तो व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव की स्थिति यानी कि व्यक्ति का धर्म समाहित है। दूसरी बात है कि आप अगर लग्न में देखते हैं तो लग्न में और केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, सिर्फ राहु और केतु, जहां राहु और केतु यहाँ पे धर्म की राशि में केंद्र में बैठे हैं, लेकिन यहाँ के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में। इसका मतलब है कि व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलने वाला है, झूठ बोलने वाला नहीं है, और साथ ही साथ हमेशा ही पूर्वजों को लेकर के चलने वाला है, माता और पिता को साथ लेकर के चलने वाला है, गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। लेकिन हाँ, उनके मित्र कई बार हो सकते हैं, व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से, या कई बार स्वर्णकार आदि, या कई बार कुछ ऐसा काम करे जो वर्ल्ड वाइड हो, जिसका संबंध दुनिया भर से होता है। ऐसी चीजें होती हैं। गुरु का प्रभाव लग्न पे, ये बहुत अच्छी बात है, पर कहा जाता है स्थान हानि करो जीव, स्थान की हानि कर देते हैं। इस वजह से कई बार भाग्य का रोड़ा बनता रहता है। भाग्य के अधिपति 12वें और 12वें भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को मांगलिक बनाते हैं सूर्य और बुध। यहाँ सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति, जहां स्वयं धर्म का कारक और धर्म का अधिपति या धर्म का कारक बैठा हुआ है, और धर्म भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को बाहर भेज रहे हैं और कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य को कमजोर भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पे बुध के साथ बैठे हैं जो कि सप्तम और दशम भाव के अधिपति। ये धर्म कर्माधिपति योग, व्यक्ति धर्म में निहित होकर के, धर्म से जुड़ करके और धर्म से युक्त होकर के ही काम करेगा। वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे दूसरों का गला कटे या दूसरों का नुकसान हो। इन्होंने सवाल पूछा है, मेरी लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली के बारे में विस्तार से बताइए। आपकी लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में तीनों ही जगह पे शुभ ग्रह की राशियां बनी है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ गुरु की प्रधानता ज्यादा है, इस वजह से देवताओं के आराधना और उपासना पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। दशमांश कुंडली में केंद्र खाली है, इस वजह से कर्म क्षेत्र कई बार कमजोर सा होता है या मशक्कत करनी पड़ती है स्टैब्लिश करने के लिए खुद को। यहाँ पे आप जब देखते हैं तो मंगल स्वग्रही है, भाग्य का बल है, चंद्रमा और केतु के साथ है, इस वजह से मन असंतुलन में रहता है और मन कई बार कमजोर होता है। सूर्य से तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना ये कई बार व्यक्ति को सुखद बना देता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, चेहरा अच्छा रहे। और यहाँ पे विष दोष का प्रभाव भी देख रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा 6 डिग्री के और शनि 9 डिग्री के हैं। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा के और दोनों ही ग्रह उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति का मन हमेशा ही चंचल और चित्त संशय से युक्त बना रहता है। व्यक्ति जो है वो धर्मांध नहीं है, धर्म को पहले परखता है, जांचता है और किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करता है। व्यक्ति की कुंडली में बैंकिंग, फाइनेंस और आभूषण, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति कन्विंसिंग कैपेसिटी व्यक्ति की बहुत अच्छी है। सूर्य, बुध और मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति उग्र व्यग्र है और साथ ही साथ वो पराक्रमी भी है। जिस काम पे लगा रहता है उसको छोड़कर करके पूरा करके ही दम निकालता है। ये स्थिति बन रही है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें यहां भी जा रहे हैं। लग्न के अधिपति और भाग्य के अधिपति का संयोग चौथे 10वें का बन रहा है। इस वजह से गुरु और सूर्य का एक दूसरे से केंद्र में आना, सूर्य और बुध का 12वें जाना, कई बार व्यक्ति पिता के ऊपर बहुत ज्यादा दिन तक आश्रित भी होता है और कई बार उसका धन नुकसान भी करता है। हालांकि उसके अधिपति वहीं बैठे हैं, इस वजह से ये स्थिति कम हो जाएगी। लेकिन एक बात और कहूंगा कि डिपेंडेंसी यहाँ पे है, कई बार बढ़ी रहेगी, क्योंकि राहु है लग्न में और राहु का प्रभाव पंचम दृष्टि से यहाँ कई बार व्यक्ति को कष्ट देता है। राहु की दृष्टि ये यहाँ के लिए अच्छी होगी। संतान, संतति और पत्नी बहुत अच्छी और विधिवत मिलती है। राहु की स्थिति यहाँ पे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर ये दबाव रहेगा कि वो हमेशा धर्म से जुड़ा रहे, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में शुक्र संपूर्ण देते हैं और वो आपकी कुंडली में दरिद्र दोष भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि छठे स्थान के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं तो ये कुछ लाभ तो कुछ हानि भी देते हैं। लाभ धन का, ऐश्वर्य का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ये सारी चीजें देते हैं। लेकिन नुकसान वो व्यक्ति कई बार चंचल नेत्रों का होता है, उसको कई बार दूसरों को देखने का या दूसरों के धन को देख करके कई बार उसको पा लेने का या उसके जैसा या कंपटीशन में हमेशा ही बना रहता है, ये भाव पैदा होता है। ये शुक्र व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में, मकड़ जाल में फंसाने का काम करेंगे, चाहे वो स्त्री के मामले में हो, चाहे वो सुंदरता के पीछे हो, चाहे वो भोगों के पीछे हो। ये शुक्र आपके अंदर ये डालने का काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है और अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा से केंद्र में है और शुक्र अष्टम भाव से भी केंद्र में है। इस कारण से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा स्वाद लोलुप होता है और व्यक्ति लालची किस्म का हो जाता है।
ये बात बनती है। उसकी इच्छा हमेशा जागृत रहती है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि शनि और चंद्रमा का स्वभावगत द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखना अतृप्ति के कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही वहां पे विष बना हुआ है, दिमाग में विचार निरंतर बनते रहे, कभी भी दिमाग शांत ना हो। और वहां पे कई बार व्यक्ति जो होता है वो कड़वा बोल देता है या कठोर बोल देता है या कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे प्रायः अपने ही लोग उसके शत्रु बन जाते हैं बोलने के कारण। वहां पे भयंकर विष दोष का प्रभाव है। हालांकि एक बात और कहूंगा कि उस भाव से गुरु का प्रभाव अष्टमस्थ जाने के कारण ये शकट योग बनता है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं भी जीवन में, दरिद्री का दोष लग जाए, दे करके फंस जाए, उलझ जाए, निर्णय गलत ले ले, ये इस तरीके की समस्या, मन चिंतित रहे, व्यथित रहे, भागने की इच्छा बनती रहती है, मन करता है सब कुछ छोड़ करके अलग हो जाऊं, अकेले हो जाऊं, ऐसी स्थितियां बनती है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना होगा। और साथ ही साथ राहु की अभी दशा भी चल रही है, इस वजह से भी मन अशांत है, मन जानने के पीछे भाग रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, भविष्य को लेकर के चिंता हमेशा बनी रहती है, आय को लेकर के हमेशा यश के पीछे भागता है, हमेशा मतलब जो है वो रेस में लगा हुआ है, भाग दौड़ में बना हुआ है। तो इस चीज को आपको कमजोर करना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को मेंटल पीस की तरफ लेके जाइए, शांत करिए, खुद को इकट्ठा करिए, भागने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा अपने आप को मजबूत और प्रबुद्ध बनाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। अपने आप को निर्माण की तरफ लेके जाने की आवश्यकता है, एकांत में लेके जाने की आवश्यकता है। भाग दौड़ में अपने आप को बहुत ज्यादा शामिल ना करिए। राहु की दशा है, अभी राहु में शुक्र है, 3 साल धन खूब कमाइएगा। और राहु के बाद सूर्य आ जाएंगे, उसके बाद भी ठीक है चीजें। चंद्रमा आ जाएंगे, वो भी आपकी कुंडली में ठीक होंगे। मतलब दशाएं ये क्रमशः ठीक हो रही हैं और निरंतर कुछ न कुछ देने का काम कर रही हैं। राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी वो और भी ज्यादा व्यक्ति को अचानक आते ही पद दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, राजनीति का लाभ दे दे, कुछ चुनाव व्यक्ति जीत जाए, तो ये चीजें भी बनती हैं। हालांकि वो स्थिति अभी 2028 में बन रही है, आपके पास वक्त है। एक बात और बता दूं, अगर इस कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल की बात करते हैं तो सूर्य वहां 23 डिग्री के हैं, बुध वहां पे 20 डिग्री के हैं और मंगल वहां पे 14 डिग्री के हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में, बुध के साथ, तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे, क्षमतावान बनाएंगे, निर्णयात्मक बनाएंगे, व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो लेखन शैली में बहुत निपुण होता है, उसके अक्षर बड़े अच्छे बनते हैं, किसी भी काम को सजा करके करना पड़ता है, चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर व्यग्रता भी रहेगी, ये एक अलग इसका ड्रॉबैक है। आप अगर सूर्य को देखते हैं तो नवांश कुंडली में वही सूर्य जो है वो अष्टम भाव में जाकर के आपके आत्मबल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दाम्पत्य बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बैलेंस बनाने का काम गुरु कर रहे हैं, मंगल प्रेम दे रहे हैं। यहाँ के अधिपति मंगल भी जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं। कई बार व्यक्ति की पढ़ाई या व्यक्ति का यश देर से मिले या उसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन बनता रहे, व्यक्ति को जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, धन दे करके उलझ चुका है या कई बार उलझ जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको पुचकार करके बाहर निकालने का काम करिए। आपको शत्रुओं से डरने की कोई बात नहीं है, बुध अकेला उनसे लड़ने को तैयार है। आपकी कुंडली में यह स्थिति बनी है। धनु लग्न की कुंडली के लिए उत्तर पूर्व की दिशा सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इस कुंडली के लिए 5 अंक और 1 अंक सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं। ऐसे आपकी कुंडली के हिसाब से 7 अंक भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप अगर आपकी कुंडली में और भी अगर निकट से आकर के देखो तो सूर्य कुमार अवस्था के, चंद्रमा वृद्ध हो रहे हैं, 6 डिग्री के हैं, मंगल आपकी कुंडली में जो बैठे हैं 14 डिग्री के हैं, वो युवा अवस्था के होंगे, बुध जो है वो जन्म कुंडली में 20 डिग्री के कुमार अवस्था के होंगे। ये सब ग्रह अगर युवा है तो पूरा परिणाम, अगर कुमार है तो 50% का परिणाम, अगर बाल अवस्था का है तो 25% का परिणाम, अगर मृतप्राय है तो कमजोर है, परिणाम में कमजोर होगा। वैसे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मृतप्राय नहीं है तो इस संशय से आपको मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल ये चीजें ठीक हैं। राहु और केतु की जो डिग्री देख रहा हूं उसमें 16 डिग्री के हैं, ये युवा अवस्था के हैं। इसका मतलब है कि राहु की दशा अच्छी जा रही है और निरंतर आपको मजबूती भी दे रही है। आपको इस दशा काल में जितना भी धन मिले उसको जितना ज्यादा हो सके बचाने का काम करिएगा, क्योंकि धन आने के साथ साथ खर्च की स्थिति भी साथ साथ बनती रहती है। इस वजह से हमें इस चीज को बचा करके रखना होगा कि धन बचे, जितना ज्यादा हो सके अपने खर्च पे नियंत्रण रखने का काम करना होगा और उस पर फोकस रखना होगा। इस दशा काल में जितना ज्यादा हो सके दान करने की स्थिति आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके धन को 4 गुना वृद्धि मिलती है। शुक्र की बात अगर करता हूं तो आपकी कुंडली में वो जिस डिग्री के पे बैठे हैं 10 डिग्री के हैं, वो कुमार अवस्था के होंगे। शनि आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं 9 डिग्री के, वो वृद्ध होंगे, क्योंकि उनकी राशि विषम संख्या की नहीं है, सम संख्या की है, तो वो वृद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब आप जरा गौर से समझिए, गुरु जो है आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं, डिग्री है उनकी
गुरु की 20 डिग्री के वृद्ध अवस्था के होंगे। अब इसका मतलब है कि आप जरा गौर से समझिएगा कि गुरु का प्रभाव लग्न पे, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं धर्म भाव में बैठ करके, तो व्यक्ति धर्मज्ञ होगा। व्यय भाव के अधिपति व्यय भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं तो खराब नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं तो व्यक्ति को दाम्पत्य में प्रेम मिलता है। शुक्र से चंद्रमा केंद्र में तो ये व्यक्ति को प्रेमी बना देता है। दशम स्थान के मूलतया ग्रह या 10 नंबर की राशि के अधिपति व्यक्ति की कुंडली में आप जरा गौर करिए तो वो शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। व्यक्ति का कैरियर कभी भी कमजोर नहीं होगा, वो चंद्रमा के साथ बैठा है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार अपना काम करवाता है, या व्यक्ति खुद का कोई काम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहे। अगर नहीं भी करता है तो, अगर सरकारी नौकरी में भी है, अगर प्राइवेट नौकरी में भी है, अगर कुछ भी करता है तो खुद का काम करे तो ज्यादा संतुष्टि मिलती है। क्योंकि उस शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में लाभ भाव पे उच्च की दृष्टि जा रही है। ये प्राप्त करवा सकते हैं। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में कई बार व्यक्ति को लालच देते हैं और व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। हालांकि उसमें मैं जो देख रहा हूं, चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, इस वजह से एक सामान्य धन ही उसमें लगाना चाहिए। आपकी कुंडली में दशम स्थान के जो अधिपति बैठे हैं वो मंगल के साथ हैं। विदेश, बाहर जाना, बाहर घूम करके आना, यात्रा करना, बाहर से जुड़ करके कोई काम करना, कोई अपना सामान बनाना जो बाहर तक जाए, ऐसी स्थिति भी आपकी कुंडली में बनती है। वहीं स्थिति अगर आप दशमांश कुंडली में देख रहे हैं तो D10 चार्ट में गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना, जो गुरु लग्न और दशम के अधिपति होते हैं और साथ ही साथ छठे भाव के अधिपति, अगर बाजार में आ रहे हैं तो प्रतियोगिता साथ में रहेगी, लेकिन सफलता भी होगी और कर्म का सुख भी मिलेगा। क्योंकि गुरु यहां से बैठ करके आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। यहाँ के अधिपति बुध आपकी कुंडली में लाभ देते देखे जा रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। सूर्य, बुध और मंगल में यहाँ पे अगर तीनों ही ग्रहों को मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे सूर्य कुमार अवस्था के बैठे, मंगल युवावस्था के बैठे और बुध कुमार अवस्था में, वहां पे मंगल की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी देख रहा हूं। और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे होते भी हैं। इस कुंडली में वो लग्नेश के मित्र होते हैं, कुंडली में कारक होते हैं, युवावस्था के बैठे हैं, नक्षत्र अनुराधा का है जिसका अधिपति स्वग्रही होकर के बैठा है। गौर से समझिए तो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, इस वजह से वो वहां अच्छे होंगे। अगर वहां से मंगल थोड़ा भी खसक जाए तो निस्संदेह समस्या पैदा हो जाएगी सूर्य और बुध दोनों के लिए। जबकि अगर अब मैं इन कुंडली में अगर चलित कुंडली को देख रहा हूं तो चलित कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति से बदल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सारे ग्रह यथावत हैं और बिल्कुल वहीं के वहीं बैठे हैं। नक्षत्रों में जो स्थिति बन रही है उसमें मंगल को बल मिल रहा है। वो दिशा और वो जो भाव है वो मंगल के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, गौर करिएगा, आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, आप दिसंबर में जन्मे हैं। इस वजह से कई बार पापग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। इस कारण से आपकी कुंडली में मंगल का बल वहां पे बढ़ेगा। वो बल जो षडबल में मिल रहा है वो भी आपकी कुंडली में वो उसको सबसे ज्यादा बलशाली बना रहा है। नवांश कुंडली में भी वो ग्रह वर्गोत्तम होकर के बैठा है पंचम भाव में, और यहाँ पे भी वो बहुत अच्छा योग कारक होता है। मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन और हनुमान जी को सरसों तेल का दीपक जरूर जलाते रहना चाहिए। इस कुंडली में सूर्य की जितनी ज्यादा उपासना करें उतना ही ज्यादा प्रसन्नता मिले और व्यक्ति का व्यय नियंत्रण में रहेगा। कई बार लोग कार्यक्रम में जब फोन पे मुझसे बात करते हैं तो ये कहते हैं पंडित जी बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि दबाव रहता है समय का। मेरे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने 20:20 पे ये कार्यक्रम बनाना शुरू किया था, 20:39 हो गए, मतलब ये 19 मिनट का कार्यक्रम बन चुका है, 19-20 मिनट का कार्यक्रम बन चुका है, पता नहीं। तो ये स्थिति बनती है। मंगल बहुत बढ़िया है। इस कुंडली में दिशा मैंने बताई उत्तर पूर्व, बहुत बढ़िया रहे। दशम स्थान की स्थिति विदेश जाने को बोल रही है, यह स्थिति अच्छी है। ये बात यहां तक खाली है। नवांश कुंडली में शनि और चंद्रमा का एक साथ बैठना कई बार आपको जिद्दी बना रहा है, गुस्सैल बना रहा है, हठी बना रहा है और बातचीत नहीं करते। आप अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े कूल माइंडसेट के हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि आपकी पत्नी बहुत ठीक है, बुध और शुक्र यहाँ बैठे हैं, 2-2 शुभ ग्रह, केंद्र में 3-3 शुभ ग्रहों का होना दशा को भी और व्यक्ति के दाम्पत्य को भी ठीक रखता है, क्योंकि यहाँ भी शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, वो बात मैंने बताई। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में आपने और भी सवाल जो पूछे हैं वो मैं बता दूं तो कुंडली की सारी अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं। इस कुंडली की बुराई ये है, शुक्र यहाँ पे आपको भौतिकवादी ज्यादा बना रहे हैं, इस चीज को कम करिए। अच्छाई ये है कि मंगल बहुत बढ़िया है। अच्छाई ये है कि गुरु का प्रभाव लग्न पे है। अच्छाई ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं। कम से कम वो धनेश के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए,
हालांकि वो पापक हैं, अगर शुभग्रह होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में कमजोरी है कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सकट योग बना रहे हैं। साथ ही साथ गुरु चंद्रमा और मंगल का जो संबंध बना है वो तृतीय एकादशवें का है, और ये मंगल आगे होते तो ठीक होता, पीछे हैं तो इस वजह से थोड़ी कमजोरी बन रही है। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति अगर देखते हैं तो धन भाव में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। बुरी बात ये हो जाती है कि जन्म कुंडली में जो राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं, अगर ये सारे ग्रह केंद्र में बैठ जाते तो और भी कुंडली को मजबूती मिल जाती। पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को बल देंगे क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और लग्नेश के मित्र होते हैं, लग्नेश से केंद्र में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अगला सवाल आपने पूछा है विष योग से बनने वाले नुकसानों को बताइए, विष योग की शांति के उपाय भी बताइए। एक बड़ी अद्भुत बात है, आपकी कुंडली में विष दोष बना हुआ है और निसंदेह वो बना है, लेकिन गौर करिए तो उससे केंद्र में शुक्र बैठे हैं। अलग बात है कि उससे अगले भाव का अधिपति आपकी कुंडली में स्वग्रही है, और साथ ही साथ इससे तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। इससे तीसरे भाव में सूर्य बुध और मंगल, यानी कि आपके पास बल है, साहस है, पराक्रम है। इससे जीतने के लिए और इसको हटाने के लिए कोई उपाय नहीं करना है। इसको हटाने के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि आप पक्ष का बल याद रखिए। जब जब आप अमावस्या के तरफ बढ़ेंगे आपका मोरल लूज होता जाएगा, आप टेम्पर ज्यादा होते जाएंगे, इरिटेशन ज्यादा बढ़ेगी। तो जब ये चीज होने लगे तो समझ लीजिएगा कि पक्ष का बल कमजोर हो रहा है, इस वजह से आप कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, समस्या खत्म है। अपने आप को आपने कितना समझा है, विष दोष में व्यक्ति को समझना पड़ता है। मेरी खुद की कुंडली में सबसे ज्यादा प्रताड़ित ग्रह चंद्रमा है, तो इस चीज को मैंने समझा और वस्तुतः अपने आप को पागल होने से बचाया। नहीं तो बिल्कुल व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो जाता है, और व्यक्ति के जीवन में जो आय का असंतुलन होता है वो बिल्कुल बना रहता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, कभी आय, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, ये होता रहेगा। आप इसको जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। नहीं तो फिर गांथिए, मोती गांथिए, तो फिर मूंगा गांथिए, तो फिर सूर्य का पल पड़े, पर कितना करेंगे। अपने आप को समझ लेना सबसे ज्यादा आसान होता है। इस कुंडली में विष दोष है, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा बल भी मिला है कि नवांश कुंडली का वो लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में जा रहा है, शनि के साथ यहां बैठे हैं, और वहां पे भी वो डिग्री में बिल्कुल निकट के हैं, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। आप इसका समाधान क्या ढूंढना चाहते हैं? इसका समाधान कुछ भी नहीं है, बस इसका समाधान यह है अपने आप को स्टेबल करिए, अपने मन को नियंत्रित करिए, अगर हो सके तो शिव जी को जल अर्पित करते रहिए, दही अर्पित करते रहिए। इससे ज्यादा कोई रत्न वगैरह मैं आपको डालने को नहीं कहूंगा, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा अच्छे नहीं होते। अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को मजबूत करिए। चंद्रमा को बल देने से ज्यादा बढ़िया होगा। अपने मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको ठीक करने के लिए हमें अपने आत्मबल को ठीक कर लेना चाहिए। ये तार्किक बात है और ये बिल्कुल टेक्निकली ये मैं बोल रहा हूं। संतान के बारे में भी विवरण दीजिए। आपकी कुंडली में संतान भाव के अधिपति बाहर है और वो गुरु से केंद्र में है, हालांकि गुरु की दृष्टि है इस पे, तो गुरु अकेले बैठ करके तो इस भाव को कमजोर करेंगे, लेकिन दृष्टि उनकी अच्छी रहेगी। इस वजह से संतति का सुख मिलेगा और अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में D7 चार्ट देखता हूं तो वहां पे भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वहां पे गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य नीच के हो रहे हैं, कई बार मशक्कत होती है, लेकिन मंगल केंद्र में है D7 चार्ट में, इस वजह से वो बल रहेगा, संतान का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है। अगला सवाल आपने पूछा है रोग और शत्रुओं से होने वाले नुकसान के बारे में बताइए। एक बात बताता हूं, रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं एकादशवें भाव में, और ये तुला राशि के बैठे हैं। ये आपको सबसे पहले तो लालची बना रहे हैं, और दरअसल शत्रु से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में शत्रु भाव को शुक्र मंगल देख रहे हैं। यहाँ के अधिपति आपको खुद ही इतना ज्यादा मजबूत बना दे रहे हैं, अब बस डरना मत, क्योंकि चंद्रमा आपका कमजोर है, शनि के साथ है, इस वजह से आप डर सकते हो। लेकिन सूर्य और मंगल और बुध का प्रभाव अगर इस भाव पे है तो फिर बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो आपका कोई कुछ खा सकता है, न आप किसी को खिला सकते हो, ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि सूर्य मंगल और बुध का प्रभाव जब छठे भाव पे पड़ेगा तो निस्संदेह वो व्यक्ति को निडर बना देंगे। हाँ, वो अगर डर हो तो व्यक्ति के अपने स्वयं की कमजोरी के कारण, क्योंकि उसका चंद्रमा कमजोर है। क्लियर है? पत्नी के बारे में विस्तार से बताइए, दाम्पत्य जीवन कब से अच्छा रहेगा। एक बात बताता हूं, बड़ी अच्छी बात है कि सप्तम भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं। कई बार सप्तमेश जब दुह स्थान में चले जाते हैं तो कुछ कमजोरी भी हो जाती है, लेकिन गौर करिए तो वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ, और मंगल बैठे हैं पंचमेश के साथ बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव प्रेम,
सप्तम भाव प्रेम और नवम भाव भी बड़ा अच्छा होता है। तो इन तीनों का विचार एक साथ करना 12वें भाव में। मैंने जहां तक चीजें गौर करी हैं तो सप्तम भाव के अधिपति दुह स्थान में जाते हैं तो कई बार कमजोरी करते हैं, लेकिन चूंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों केंद्र में है, द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय भाव में है और लग्न का अधिपति भाग्य भाव में बैठा है, सप्तम भाव के अधिपति बुध गुरु से केंद्र में है, दाम्पत्य खराब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवांश कुंडली में भी गुरु बुध और सूर्य एक साथ केंद्र में आ रहे हैं। तो पत्नी बिल्कुल ठीक है, आप उनसे बात करना बंद करते हो तो ये देख लेना। कुंडली में राजनीति के योग हैं या नहीं, अगर हैं तो कभी बड़ा पद मिलेगा या नहीं। आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति और जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति ये दोनों बुध बनते हैं, वो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, शनि स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही और बढ़िया गुरु। इस वजह से बिल्कुल है, अगर ऐसी स्थिति कभी बनेगी तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में बुध की दशा में, सूर्य की दशा में और शनि और शुक्र की दशा में, यानी कि अंतर प्रत्यंतर में भी अगर ये ग्रह आए तो बिल्कुल आप इस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए मंगल भी खराब नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। शुक्र के एकादश भाव में होने के फायदे और नुकसान मैंने बता दिया। मंगल, सूर्य और बुध के द्वादश भाव में होने के फायदे और नुकसान मैंने बता दिया। रत्न का सुझाव भी दीजिए। मैं एक बात बताता हूं, सामने से अगर इस कुंडली को मैं जहां तक देख रहा हूं अभी गुरु की दशा आनी शेष है, और जब गुरु की दशा आए, और निसंदेह मैं नौमांश कुंडली में गुरु को देख रहा हूं, वहां भी वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति बन रहे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। D10 चार्ट में वो अच्छे बने हैं, D7 चार्ट में वो अच्छे बने हैं, D27, D60, D45, D24 हर जगह उनकी स्थिति बहुत अच्छी बनी है। गुरु का रत्न आपको सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। आप गुरु का रत्न पान सकते हैं। तब तक के लिए अभी तो फिलहाल लाजवर्त पानिए, गुरु का रत्न आप गुरु की दशा में पानिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।